नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। आज हम इस यूट्यूब वीडियो में कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता नीर का निर्माण फिर का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह अध्ययन, यह विवेचना, विचार, चर्चा, इसका लक्ष्य है माध्यमिक देने वाले विद्यार्थियों को जो जिस तरह के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, उन तमाम प्रश्नों के उत्तर को वह सहज दे सके, अपने आप दे सके, अपने शब्दों में दे सके। इसके लिए आज ये चर्चा है। नीर का निर्माण फिर इस पाठ से, इस कविता से जो भी प्रश्न पूछे जाए, चाहे वह विकल्प धर्मी हो अर्थात MCQ, 20 से 25 शब्दों वाले हों या 60 शब्दों वाले हों या फिर 150 से 200 के बीच लिखे जाने वाले बड़े प्रश्न हों, उन तमाम तरह के प्रश्नों को विद्यार्थी इत्मीनान से अपने भरोसे, अपने शब्दों में दे सके। इसी लक्ष्य के साथ आज का ये वीडियो है, नीर का निर्माण फिर कविता पर। तो चलिए मित्रों, देखते हैं हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता नीर का निर्माण फिर। जैसा कि आप देख रहे हैं, शीर्षक नीर का निर्माण फिर। मित्रों, नीर अर्थात घर हो, घोंसला हो, इसका निर्माण फिर कवि ने ऐसा शीर्षक दिया है। तो क्या इसमें यह बात छिपा हुआ नहीं है, इसमें यह निहित नहीं है कि नीर का विनाश बार बार हो रहा है? क्योंकि बिना विनाश का निर्माण की बात करना तो जायज ना होगा। हाँ, अगर हम ऐसा कहें बेहतर निर्माण फिर तो बात जचती है कि एक निर्माण है, उसे रखते हुए दूसरा उससे बेहतर निर्माण किया जा रहा है, उसे कायम रखते हुए। पर यहाँ पर बेहतर नहीं कहा गया है। शीर्षक कह रही है नीर का निर्माण फिर इसमें छुपा है कि नीर का विनाश फिर हो रहा है, बार बार हो रहा है, तभी तो नीर का निर्माण फिर। पर कवि ने नीर का विनाश फिर ना कहा है, हालांकि हो रहा है, तभी तो यह कविता का शीर्षक नीर का निर्माण फिर। ये फिर निर्माण ही बता रहा है कि नीर का विनाश फिर हो रहा है। मगर फिर भी कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने नीर का विनाश फिर ना कहा है, शीर्षक उन्होंने ऐसा ना चुना है। यह तो वही बात हो गई कि 2 दिनों के बीच एक रात, न कहकर 2 रातों के बीच एक दिन, न कहकर 2 दिनों के बीच एक रात कहना। जी हाँ मित्रों, अगर हम कहें 2 रातों के बीच एक दिन, निराशावादी। पर अगर हम कहें 2 दिनों के बीच एक रात, एक आशावादी, आशा, आस, तो कवि ने इसी आशावादी विचारधारा से, इसी आस को यहाँ पर जताया है, बताया है, पाठकों के समक्ष रखा है, एक आस को रखा है। नीर का निर्माण फिर में ही एक आशा की ज्योति है, एक आस छिपा हुआ है। कहते हैं ना, जब तक सांस तब तक आस।
जीवन आशा से जुड़ा हुआ है। जहाँ जीवन है, जहाँ जहाँ जीवन है, वहाँ वहाँ आस से बना है। निराशा में जीवन कहाँ। तो कवि का यह शीर्षक एक आशा की तरफ जो इशारा कर रहा है और यह संदेश दे रहा है कि आस ही जीवन है, जब तक सांस तब तक आस। और यह शीर्षक बता दे रहा है कि पूरा कविता क्या होने वाला है, पूरा कविता का उद्देश्य क्या है, संदेश क्या है। नीड़ का निर्माण फिर चाहे बार बार विनाश हो रहा हो, पर बार बार निर्माण हो रहा है। हर विनाश पर निर्माण, हर हार पर जीत, हर निराशा पर आशा। कविता नीड़ का निर्माण फिर। इस कविता में कवि ने अपने जीवन में, या यूं कहें कि हमारे जीवन में, जो हम अपने जीवन को आज तक गुजारे हैं, हमने जिन जिन आपदाओं का, मुसीबतों का सामना किया है, उनमें से जो मुसीबत प्राकृतिकगत सबने झेला है, उसी का उदाहरण देते हुए कवि अपनी बात को रखते हैं, अपने संदेश को रखते हैं, अपने आशावादी विचारधारा को रखते हैं। इस कविता के माध्यम से नीड़ का निर्माण फिर इस पर उनका जो पहला इस कविता का वाक्य उन्होंने चुना है, और यह वाक्य ही इस कविता का यूं कहें तो लाइन है, सब में व्याप्त है। उसे कहते हैं ना, वो शब्द मेरे पास अभी नहीं आ रहा है कि ये गीत का बोल, एक कविता के मूल वक्तव्य है, वह है नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। जी हाँ, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नेह, प्यार, स्नेह, प्रेम का आह्वान फिर। कविता इन दो लाइनों में ये सारा संदेश दे रहा है। कवि अपने इन दो लाइनों के माध्यम से कि नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर मानवता को, मानव को एक सकारात्मक विचार, सकारात्मक नजरिया से रूबरू करा रहे हैं कि जीवन सकारात्मक है, नकारात्मक विनाशात्मक के ऊपर सकारात्मक का जीत, नर्क पर स्वर्ग, निर्माण का सुख। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर एक सोच जो सकारात्मक है कि बार बार निर्माण, बार बार नेह, प्यार का आह्वान, पुकार, ये जारी रहता है। भले इसके विपरीत विनाश हो रहे हों, इसके विपरीत चारों तरफ घृणा, द्वेष, कलह छाए हुए हैं, फिर भी इन सब पर एक स्नेह, एक निर्माण हावी रहता है, और ये बार बार निरंतर होता रहता है, अग्रसर, उन्नत, नया नया, नित नवीन नवीन होता रहता है। तो नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर होता रहता है। इस पर आगे उदाहरण दे रहे हैं आंधी का। आंधी को उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जैसे
आसमान में जब आंधी अपने धूल कणों से ऐसे आसमान को ढक देता है जैसे कि दिन में ही रात हो गया हो, और उसके बाद जब रात आती है तो इस भय से लोग कण कण डर जाते हैं कि क्या होगा, दिन का ये हाल है तो रात में क्या होगा। इस आशंका से आतंकित हो जाते हैं। लेकिन कभी कहते हैं कि फिर प्राची से उषा की मुस्कान फिर अर्थात पूरब से जब सूरज उगता है उसका मुस्कान ये सारा मुसीबत एक पल में लुप्त कर देता है, गायब कर देता है। वैसे ही जैसे हजारों साल से कहीं अंधेरा छाया हो, पर दीपक की एक रोशनी, बस दीपक की एक रोशनी उस अंधेरे को गायब कर देती है। ऐसा नहीं है कि हजारों हजार वर्षों से जो अंधेरा है, इतने वर्षों से जो अंधेरा है, उसे फिर हटाने में वर्ष लग जाएंगे। नहीं, एक पल, सिर्फ एक झलक रोशनी का, और ये अंधेरा हजारों हजारों साल का गायब हो जाता है। यही तो शक्ति है प्रेम की, निर्माण का। इसे ही कवि ने इजहार किया है कि बह उठी आंधी की नभ में, उनका ये पंक्ति है, बह उठी आंधी की नभ में, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर ने का निर्माण फिर निर का निर्माण फिर ने का आह्वान फिर। आगे कवि कहते हैं कि जब झोंके हवाएं चलती हैं तो बड़े बड़े पेड़ पौधे जड़ समेत उखड़ कर गिर पड़ते हैं। तो आप बताइए, जब पेड़ पौधे उखड़ कर गिर पड़ते हैं तो पेड़ पर बसेरा बनाए हुए चिड़ियों के घोंसले का क्या, चिड़ियों के घोंसलों का क्या, उन नीड़ों का क्या होने वाला है। तय है कि वे भी विनाश के भयंकर चपेट में पड़ गए, उनका विनाश तो निश्चित ही। इसी उदाहरण को वो दे रहे हैं कि बह चले झोंके बेचारे तिनकों पर क्या न बीती, घोंसले तो बस झटपट विनाश। कितनी मेहनत लगता है, एक एक तिनका चिड़िया मुंह में लेकर बनाती है उन घोंसलों को, कितने प्रेम स्नेह दुलार से उस अपने घर को सजाती है, संवारती है, उसमें अंडे जीवन बचता है उसके बच्चों का, वह रहती है। पर हवा का एक झोंका कि उसका बसेरा नहीं, उस बसेरा का जो नींव है वो पेड़ भी उखड़ जाता है। लेकिन क्या चिड़िया फिर निराश होकर बैठ जाती है? नहीं, वो आशा का विहंगम चिड़िया चोंच में तिनका लिए फिर निकल पड़ती है, खग पंक्ति में, और एक नहीं, खग पंक्ति में गीत गाते हुए हजारों हजारों, सब की सब लाखों लाखों चिड़िया फिर पुनः तिनका लिए उठ पड़ती है गीत गाते हुए, और फिर अपना निर्माण करती है। कभी इसे बखूबी उभारा है
इसे में यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटबर। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपाता, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज वश फिर नीर का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। कुर्द नभ के व्रज दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन मय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। इस तरह कवि यह संदेश दे रहे हैं कि नाश के दुख से कभी निर्माण का सुख दबता नहीं है। हर प्रलय की निस्तब्धता में सृष्टि का नवगान होता रहता है, बार बार होता है। यही जीवन है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीर का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। मित्रों, इस कविता में जो संदेश है उसे आप सब समझ सके कि निराश पर आस की जीत, मरण पर जीवन की जीत, ये आस ही जीवन है। इस पर जो बड़ा प्रश्न है, मूल भाव या सार नीर का निर्माण फिर का जो 150 से 200 शब्दों में पूछे जाते हैं, इसके लिए आप मूल बिंदु इस कविता का और ले सकते हैं। पेंसिल से आप इसमें दाग लगा लें। नीर का निर्माण, नेह का आह्वान, ये पहला बिंदु। आंधी दूसरा, तीसरा है प्राची से उषा, चौथा ब चले झोंके तिनको से विनिर्मित घोंसले, पांचवा आशा के विहंगम चोंच में तिनका, और छठा है प्रलय की निस्तब्धता सृष्टि का नवगान। इस तरह से आप आसानी से इस पाठ का बड़ा प्रश्न जो है अपने मन से, भाषा से दे सकते हैं। जरूरी है मात्रा पर ख्याल रखें, मात्रा में भूल ना हो, और जो भी लिखें, आखिर आप लिख ही इसलिए रहे हैं कि आपके शिक्षक देख सकें, वह आपके लिखे हुए को पढ़ सके और पढ़कर उनको उत्तर दें। तो इस लायक लिखें कि वो पढ़ सके, साफ साफ सुंदर से कम काटा काटी हो। हम तो कहें कि काटा काटी ना ही हो। पेंसिल से सीना काट कर, मार्जिन काट कर लिखें। और मित्रों, हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में भी जरा पढ़ लीजिएगा। वहाँ से MCQ आता है और आया हुआ भी है, कई वर्षों में हमने देखा है। तो ये रहा पाठ को पढ़ते रहें, और बस बार बार ना पढ़ें, एक बार ही पढ़ लें, काफ़ी है। तो बस इतना ही। और आप प्रश्न उत्तर तो हम तक करते ही रहते हैं। अगले बार हम प्रश्न उत्तर पर भी चर्चा करेंगे। आज इतना ही। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। नीर का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन। और अगर ये परीक्षा में आपकी मदद कर सके तो मैं अपना मेहनत या आज का चर्चा सफल समझूंगा।
वैसे ना भी आए तो कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा। बस मैं आपके सामने आया, नीर का निर्माण फिर और हरिवंश राय बच्चन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत ही अच्छा कविता लिखे हैं। धन्यवाद। आप सबको भी नीर का निर्माण फिर आस ही जीवन है।